अच्छा, हम बात ही कर रहे थे कि हमने एक क्लास बनाई थी जिसमें हमने मैट्रिक्स स्टोर किए थे। बेसिक ऑपरेशन जो दो दो एलिमेंटेड ऑपरेशंस के हमने फंक्शंस बना दिए। अब उनकी मदद से हम पहले एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अब हम इसका एक जनरलाइज कोड लिख सकें। इतने की जरूरत थोड़ी है। जनरलाइज कोड लिखने के लिए सबसे पहला काम 25-30 ये तक किया। का ले लेंगे कोई। जनरलाइज कोड लिखने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम बजाय कांस्टेंट वैल्यूज के लिए हम उसके लिए वेरिएबल यूज कर लेते हैं। उन कांस्टेंट वैल्यूज को हम वेरिएबल्स में असाइन करते हैं और फंक्शन को थोड़ा सा जो हमारा कोड है उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं। असल में हमें इसमें से एक पैटर्न फाइंड करना होता है कि हम क्या पैटर्न है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो पैटर्न क्या है जो जिसमें हमें मैनुअल इनपुट कम से कम प्रोवाइड करनी पड़े। तो हर जो हमारा प्रोग्रामिंग कोड है उस प्रोग्रामिंग कोड में लिटरल्स कम से कम इस्तेमाल हो, वेरिएबल ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि लिटरल जब वेरिएबल ज्यादा इस्तेमाल होते हैं तो आगे, बल्कि आप अभी आप आगे देख लीजिएगा कि आगे इसके साथ क्या होता है। हमने सबसे पहले काम ये किया कि जो लिटरल्स थे उन लिटरल्स की जगह पे हमने वैल्यूज वेरिएबल्स ले लिए। तो जो पहली मैट्रिक्स थी वो उसका कोड तो ये बन गया, और पहला ऑपरेशन जो था उसका कोड ये बन गया, और दूसरा जो ऑपरेशन था उसका भी कोड ये बन गया। अब यहाँ सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू चेंज हुई है और रिड्यूसिंग द रो चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें सेम है। तो क्या हुआ, ये वन बनाने के लिए जो पिवट रो थी वही पिवट रो यहाँ इस्तेमाल हुई है, वही पिवट रो यहाँ पे भी इस्तेमाल हुई है। अब ये एक पैटर्न इन्वॉल्व होता जा रहा है कि सेकंड पैरामीटर सबका सेम होता है। कांस्टेंट वैल्यू हर दफा चेंज हो रही है और रिड्यूसिंग द रो हर दफा चेंज हो रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमने इससे हमें नहीं पता चला, यहाँ से हमें कोई क्लू नहीं मिला। खैर, हम आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि जब ये ऑपरेशन करने के बाद भी हमने एक दफा इसको दोबारा रन किया। दोबारा रन क्यों किया? कि हमें तो ये देखना है कि हमारा कोड सही काम करता है कि नहीं करता। हमें किसी भी स्टेप पे ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसा एक्शन ऐसा कोड लिख दें कि जो हमारे सही ऑपरेशंस को जो जिसको हम चेक कर सके कि हमारा ऑपरेशन सही परफॉर्म कर रहा है उसमें कहीं गलती आ जाए। क्योंकि आपने देखा भी इससे पहले वाला स्टेप था उसमें हमने देखा सही था, ऑब्जर्व सही किया था, लेकिन हम उसकी कांस्टेंट उन लिटरल्स को यूज करने के लिए हमने जिस कॉलम को रिड्यूस करना है उसके बजाय उसके बराबर वाले कॉलम के की जो वैल्यूज थी वो यूज कर ली थी। फिर हम जब रिजल्ट क्योंकि सेम नहीं आया तो फिर हमने देखा कि अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्यों है। अगर हम वो चीज सही ना करते तो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी का जो जो सिमिलैरिटीज नजर आ रही है ना वो सिमिलैरिटीज हमें ना नजर आती। तो हमें हर स्टेप पे एक निहायत एहतियात से आगे बढ़ना होता है, लेकिन हर दफा हर स्टेप को वेरीफाई भी करना होता है। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये पिवट रो कौन सी है? ये टू है। टू का मतलब है कॉलम कौन सा हुआ? कॉलम भी टू हुआ, कि हमने कॉलम पिवट रो और पिवट कॉलम सेम रखा था। अच्छा, और उससे पहले वाले जो तीन ऑपरेशन थे उसमें क्या था? उसमें पिवट रो थी वन, क्योंकि उसने रो नंबर वन में हमने अ, वो किया था। रो नंबर वन के रो नंबर वन कॉलम नंबर वन का जो एलिमेंट था उसको हमने वन बनाया था, तो पिवट रोस में वन थी। तो एक सिमिलरिटी जो है ना वो हमें प्रोग्रामिंग में ये नजर आई। हालांकि अभी हम जनरलाइज करने के बजाय हम पहले उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि उसमें से पैटर्न्स क्या इमर्ज हो रहे हैं, प्रोग्रामिंग पैटर्न्स क्या इमर्ज हो रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। क्या यही काम, जरा टाइटल पढ़ें, टाइटल क्या लिखा हुआ है? Can this be generalized further so that constant values are taken from the matrix directly instead of observing and writing them as literal? कांस्टेंट वैल्यू हर दफा आ रही है ना, ये 1/0.67 आई रिड्यूस करने के लिए। ये -0.67 किस जगह पर था? अब हम क्या करेंगे, वहां पे जाके देखेंगे -0.67 उस रिजल्ट में कहाँ था। सो लेट्स गो बैक टू रिजल्ट्स। ये देखें, इसके बाद अच्छा वो जो स्लाइड मिस हुई है जिसमें हमने इंटरमीडिएट उसमें लिखा हुआ था ये।
चलें, तो मैं आपको ये बता दूं कि बहरहाल आप इसको जब दोबारा खुद ये वाला कोड जो है ना, पार्शल कोड जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इस पार्शल कोड को यूज करते हुए आप ये जो आप इस वीडियो में जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, इसको आपने खुद परफॉर्म करना है। ये आपका खुद वीडियो को देख के और अपनी लॉजिक अपने जहन में रखते हुए जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो असल में आपकी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस उस वक्त होगी। खाली देखने से आपको आपके जो मसल्स बिल्ड नहीं होंगे, एक्सरसाइज देखने से आपके मसल बिल्ड नहीं होंगे, असल एक्सरसाइज आपको खुद करनी होगी, तब आपके ब्रेन मसल्स बिल्ड होंगे। तो बाद में कह रहे थे जो -0.67 है, इसको इसकी ये कहाँ पर था, किस पोजीशन पे था? ये था, ये वो पोजीशन थी, ये वैल्यू थी 1,1 पे। जब पिवट रो जब 2 थी, तो ये कॉलम भी 2 था। तो जो कांस्टेंट वैल्यू थी ये है मैट्रिक्स का एलिमेंट 2,2, रो नंबर 2, कॉलम नंबर 2। तो हम इस पॉइंट -0.67 की जगह पर क्या लिख सकते हैं? माई मैट्रिक्स डॉट एम, और स्क्वायर ब्रैकेट में पिवट रो और पिवट रो। अच्छा, क्योंकि दोनों में वैल्यू हमें 2 2 चाहिए, 2,2 चाहिए, तो जब हमें इससे पहले वाले कॉलम 1 में थे, कॉलम नंबर 1 में थे, जो सेकंड कॉलम था, जब हम कॉलम नंबर 1 में थे, तो वहां कौन सा एलिमेंट था जिसको हमने 1 बनाया था? वहां था वो 6, और 6 की पोजीशन क्या थी? रो 1 कॉलम 1, यानी जो रो थी वही कॉलम भी था। तो वहां पे ये एलिमेंट क्या हो, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय माई मैट्रिक्स डॉट एम, और स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में भी 1। अच्छा, वो जो 1 1 है वो भी तो कांस्टेंट वैल्यू लिटरल है ना, तो लिटरल के बजाय हम क्या यूज करेंगे? वेरिएबल। अच्छा, पिवट रो, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम जब बिगिनर लेवल पे ये ऑपरेशन ये वाला प्रोसेस पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम ये कहते हैं कि जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उसकी उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल पे 1 हो, आप डायगोनल एलिमेंट 0 हो। मैंने आपको बताया था कि उसका एक्सटेंशन बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि डायगोनल पर ही 1 हो। आप पूरी मैट्रिक्स में से राइट हैंड वैल्यूज का कॉलम छोड़ के बाकी पूरी मैट्रिक्स में से आप किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकते हैं 1 बनाने के लिए, और जिसको आपने 1 बनाने का फैसला कर दिया वो कहलाता है पिवट एलिमेंट। वो वो जिसको आपने 1 बना जिस एलिमेंट को 1 बनाने का फैसला किया, वो रो पिवट रो कहलाती है, और वो जिस कॉलम में, वो पिवट कॉलम कहलाता है। तो बजाय इसके कि हम इसको इस कांस्टेंट वैल्यू में लिटरल लिटरल लिखने के बजाय वो लिखें माई मैट्रिक्स डॉट एम और स्क्वायर ब्रैकेट में पिवट रो, और पिवट रोज की जगह हम पिवट कॉलम नाम का भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, और पिवट रो और पिवट कॉलम में इनिशियली सेम वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने वाला जो कांस्टेंट वैल्यू में कांस्टेंट वैल्यू नाम का जो वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन करने वाला जो कोड है, उसमें हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय माई मैट्रिक्स डॉट एम, और स्क्वायर ब्रैकेट में पिवट रो, और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट के पेयर में पिवट कॉलम। तो हम कांस्टेंट वैल्यू में लिटरल के बजाय हम वेरिएबल इस तरह से इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब पिवट रो, अच्छा, पहले पहले तो आपने कांस्टेंट वैल्यू, अच्छा इस ये कांस्टेंट वैल्यू तो इन ऑपरेशंस की आगे, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है। इन ऑपरेशन में कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी? इन ऑपरेशन में कांस्टेंट वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे? ये देखें कि जो लिटरल हमने यहाँ पे लिखा है वो मैट्रिक्स में किस जगह पर था, और मैट्रिक्स में ये रो 2 के लिए, रो नंबर 2 के लिए, तो उसमें हमने किन एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है? उससे जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना होता है, उससे ऊपर वाले एलिमेंट को, यानी पूरे कॉलम में सारी वैल्यूज को हमने 0 बनाना होता है, सिवाय उस वैल्यू के जिसमें पिवट रो है, उस पे हमें ये ऑपरेशन दोबारा परफॉर्म नहीं करना होता। तो इसका मतलब ये जो 0.67 है, इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? और
1.17 जो था, 1.17 और 0.67, ये क्या थे? माई मैट्रिक्स डॉट एम स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम जो है वो पिवट कॉलम तो वही होगा, जो पिवट कॉलम है वही, वो भी वही वैल्यू होगी। और जो रो है वो उससे, जिस रो में हमने वन बनाया था उससे एक ऊपर वाला रो था। और दूसरी दफा में, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, दूसरी दफा में क्या है? दूसरी दफा में क्या है? दूसरी दफा जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो उस वक्त कॉलम की जगह पे तो पिवट कॉलम ही आएगा, लेकिन रो में पिवट, उससे पहली वाली जो पिवट रो है वो आएगी। अच्छा, अब जरा प्रोसेस को जहन में देख लाएं। जब हमने प्रोसेस किया था तो क्या किया था? प्रोसेस समरी ये थी कि हमने एक एलिमेंट को चूज किया था वन बनाने के लिए। अब उसको ऊपर नीचे बाकी जितने भी एलिमेंट्स उस कॉलम में ना, उन सबको हमने जीरो किया था। और हर दफा हमने यही किया था, हर कॉलम में गए, पहले के एलिमेंट को हमने वन बनाया, फिर उसके ऊपर नीचे के जितने एलिमेंट हैं सबको हमने जीरो करना है। तो अब हम जरा उसको नजर, इसका मतलब है कि हम एक लूप लगा दें नंबर ऑफ रोज का, और उस रो में सारी हमारे पास पिवट कॉलम तो फिक्स हो गया। अब जो उस क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उस उस लूप का उस लूप का जो जो इंडेक्स वेरिएबल है, वो इंडेक्स वेरिएबल को हम पिवट रो के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो सारी रोज, उस कॉलम की सारी रोज कवर हो जाएंगी, उस कॉलम की सारी रोज कवर हो जाएंगी। अब ये चीजें, ये सब चीजें क्या हैं? ये चीजें बगैर थॉट प्रोसेस के नहीं आएंगी। आपको सिर्फ एक हिंट मिलना है। और आपको हिंट क्या असल, इस पूरी चीज का जो समरी है, जो रूट है, वो क्या है कि आपने प्रोसेस अच्छी तरह समझना है। प्रोसेस अच्छी तरह समझ के आपने उसको पहले एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, फिर उसको ग्रेजुअली जनरलाइज करना है। जनरलाइज करने करते करते जो है ना, वो उसकी लॉजिक जो है फाइनलाइज होनी शुरू होती है। तो ये बहुत जबर अच्छी एक्सरसाइज होगी अगर आप इसको ये अ, वैसे ही लिया पेज में रखते हैं। क्लास चल रही है। बेटा नहीं, जब नहीं आपको हटे बोल दे, क्लास चल रही है। बेटा जब आप लोग को बात करनी हो ना, तो काइंडली अपना माइक म्यूट कर लिया कीजिए। अच्छा, अब इस थॉट के साथ हम आगे प्रोसेस लेके चलते हैं। ठीक है? नहीं तो बात ये हुई कि जनरलाइज करने के लिए हमने क्या किया, जो लिटरल्स थे उनकी जगह पे हमने वेरिएबल्स यूज किए। वेरिएबल्स यूज करने के बाद हमने देखा कि क्या उन वेरिएबल्स में जो वैल्यूज असाइन हो रही हैं, क्या वो वैल्यूज भी उन वैल्यूज वो वैल्यूज भी लिटरल के बजाय वेरिएबल हो सकती हैं। तो हमने वो वाली चीज भी ऑब्जर्व कर लिया। अब जो हमारा कोड बनेगा, अब इसका जनरलाइज कोड लिखते हैं। और जो बातें अभी मैंने आपसे कही थी, वो जनरलाइज कोड की सूरत में हुई आ गई। जब पिवट रो थ्री थी, पिवट रो थ्री है, तो पिवट रो नंबर क्या हुआ? वो टू हुआ। ये वो जब हम मैट्रिक्स की बात करें तो पहली रो को हम रो वन कहते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में रो जीरो होती है। बस वो वाली बात याद रखिएगा। तो ये रो नंबर थ्री है, लेकिन पिवट रो में हम टू इसलिए असाइन किया कि वो इंडेक्स जीरो से शुरू हो रहा है। अच्छा, पिवट कॉलम, पिवट वही होगा जो पिवट रो है। मैंने आपको पिछले स्लाइड पे दो स्टेप बता दिए थे, और पहले स्टेप में क्या था कि हम पिवट रो और पिवट कॉलम सेम कर देंगे, और फिर हम उसके बाद हमने उसको मजीद जनरलाइज किया था। तो ये वही तीन ऑपरेशन जो हमने इससे पहले वाले स्लाइड पे देखे थे, ये वाले जो रो वैल्यूज थी, ये वाले जो ऑपरेशंस थे, इन्हीं का हमने जनरलाइज कोड ये लिख दिया। और अब हम इससे एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि ये जो रिड्यूस, ये जो आर आई माइनस सी आर जे है, ये हमें दो दफा कॉल किया गया। एक दफा हमने एलिमेंट को, इसमें तीन रोज थी, तो एक दफा हमने वन बनाने के लिए इस्तेमाल किया, बाकी रह गई दो रोज, और दो रोज के लिए हमने इसी फंक्शन को दो दफा कॉल किया। और हर दफा इसमें देखें मामूली चेंज है। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर लाइन नंबर 55 पे क्या एक्सप्रेशन लिखी हुई है, और लाइन नंबर 60 पे क्या लिखी हुई है? माई मैट्रिक्स डॉट टाइम रिड्यूसिंग द रो पिवट कॉलम एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ रिड्यूसिंग द रो जो है वो यहाँ पर जीरो थी, यहाँ पे वन है।
तो इसका मतलब है कि रिड्यूसिंग द रो को अगर हम इंडेक्स वेरिएबल के तौर पे यूज करें फॉर लूप में, और उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक चलाएं, और 2 यहाँ पर इस्तेमाल हो, 1 बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। और वो पहले पहले हमें 1 बनाना होगा, पहले हम उसको 1 बना लेंगे। 1 बनाने के बाद एक लूप चलाएंगे इसके लिए, फॉर का लूप। और उसमें चेक कर लेंगे जब वो उस रो से गुजरा हो जो हमारे जब वो जिसको हमने जिस जिसमें उस रो में जिसमें एलिमेंट को हमने 1 बनाया था, सिर्फ उसको हमने स्किप करना है। तो अब इसका अगला लेवल पे आइए। अब ये सिमिलरिटीज फाइंड करके हमने क्या किया, ये अ, ये फॉर लूप लिखा हमने, RI - CRJ को कॉल करने वाला, जिसमें कांस्टेंट वैल्यू हम हर दफा चेंज कर गए हमने। ये वाला ऑपरेशन सिर्फ उस रो पे नहीं परफॉर्म करना जो पिवट रो है। तो हमने लूप तो पूरी पहली रो से आखिरी रो तक चलाया, लेकिन हमने उसको स्किप कर दिया जो पिवट रो है। क्यों? क्योंकि पिवट रो को हम पहले यहाँ पर प्रोसेस कर चुके, तो हम पहले पिवट रो को प्रोसेस करते हैं, फिर उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को करते हैं। तो इसका मतलब है एक कॉलम की वैल्यूज को रिड्यूस करने का कोड जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो गया। एक कॉलम की वैल्यू को रिड्यूस करने का कोड ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसका एक फंक्शन लिख लें और फिर उसको मजीद जनरलाइज कर लें। तो अब पहले हमने क्या किया कि इसको हमने इसको पहले परफॉर्म एग्जीक्यूट करके देख लिया। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स, ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। फिर पहले कॉलम के लिए वैल्यूज, यहाँ पहले पिवट कॉलम को हमने 1, इसको 1 बनाया, फिर उसके ऊपर की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, उसके नीचे की वैल्यू को 0 कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या किया कि 1 बनाने के बाद हमने एक लूप चलाया। उस लूप में हमने RI - CRJ फंक्शन कॉल किया सारे रोज के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ उस रो को स्किप कर दिया जिसमें एलिमेंट 1 आया था। जब इसके लिए टेस्ट हो गया, तो अब अगले कॉलम के लिए टेस्ट करेंगे। अगले ये देखें, ये अगले कॉलम में हमने यहाँ पे अगले कॉलम में भी यहाँ पे 1 बना, और उसके सारे एलिमेंट्स को, उससे ऊपर के बाकी एलिमेंट्स को 0 कर दिया हमने। तो जो फाइनल मैट्रिक्स हमारे पास बनी वो ये बन गई। अच्छा, एज फार एज रिडक्शन इज कंसर्न, ये ऑपरेशन सही परफॉर्म हो रहे हैं। और अगर हम इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन समझें, तो उसके साथ लिहाज से तो ये रिजल्ट आए नहीं। असल में ऐसी कोई ऐसी रो, अगर आप ऐसी इसकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बना दें, तो उन रो का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट भी नहीं करता। अ, बल्कि यूं कहना चाहिए कि उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। खैर वो मैथमेटिकल वो है, बात ये कि अब आप इसको ये कोड जो प्रॉब्लम आप लेके चल रहे थे उसके हिसाब से जो ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, अब ये ऑपरेशन सही हो रहे हैं। अब हम इससे एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखें। और एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि एक सॉल्व एग्जांपल लें। और हमने एक सॉल्व एग्जांपल भी ली थी, 4 रोज और 4 कॉलम, 4 रोज और 4 इक्वेशन और 4 वेरिएबल्स की। और अ, फिर हमने उसको फिर हमने उसको एक सेकेंड होल्ड करें। यस। और फिर हमने उसको अपने जनरलाइज कोड के जरिए सॉल्व करके देखा था कि उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये मुझे नहीं याद है कि ये हमने पिछले क्लास में कर लिया था या ये स्किप हो गया था। डिपेंड करता है कि वो आपकी क्लास कितनी देर चली थी। बाद औक़ात बीच में किस कुछ डिस्टरबेंसेस भी आती हैं सिग्नल्स की और दूसरी रीजंस की वजह से। तो ये मुझे काइंडली बताएं कि 4 रोज 4 वेरिएबल वाली इक्वेशन साइमल्टेनियसली इक्वेशन लेके हमने सॉल्व कर ली थी उसकी मदद से, या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो अभी आज के सेशन में हम करेंगे, और फिर उसके बाद जी आगे सर, बढ़ेंगे। नहीं सर, नहीं की थी। चले, तो आज हम इसको हम पॉज करते हैं, और मैं दूसरा वो जो सॉल्व एग्जांपल है एक वो निकालता हूँ, और फिर उसको हम सेम कोड यूज करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। टाइम कितना बचा है? टाइम तो अभी है काफी इस सेशन का। ओके, फॉर द टाइम बीइंग पॉज। अच्छा ना, ये एक हमारे पास एक
सॉल्व एग्जांपल मौजूद है। इसका हमने किस जो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उसमें ये इस्तेमाल की थी। उसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये येलो से हाईलाइटेड है, जिसको मैंने इस वक्त सेलेक्ट किया हुआ है, ये यूज करेंगे। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, इसका जो सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन है, वो x1 x2 x3 की वैल्यूज हैं। वो 113/2, 7/6, -10/3 और 1/2 है। अब हम इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को अपने कोड में मूव करते हैं, और फिर उसकी मदद इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे कोड की मदद से कि अपने कोड की मदद से कि उसके रिजल्ट यही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उसको हम जैसा तक ऑटोमेट कर सकते हैं वो करेंगे। सो लेट्स मूव टू लेट्स स्विच टू कोड। और ये थी वो हाइपोथेटिकल मैट्रिक्स जिसको हमने अपने प्रोसेस को फाइन ट्यून करने के लिए यूज किया था। लेकिन अब हम इसको एक एक्चुअल प्रॉब्लम ले रहे हैं। आप इस एक्चुअल प्रॉब्लम से भी डायरेक्ट शुरू कर सकते थे, लेकिन उस वक्त हम क्लास के टाइम को बचाने के लिए हमने, बजाय इसके कि हम एक सॉल्व प्रॉब्लम तलाश करते और फिर उससे शुरू करते, हमने कंटिन्यूएशन में, क्योंकि हमारी क्लास कंटिन्यूएशन चल रही थी, उसमें बीच में आया था, तो हमने उसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यूज लेके उसको कोड करना शुरू कर दिया था। अब मैट्रिक्स तो ये आ गई। इस मैट्रिक्स को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ये अपने मैट्रिक्स आपकी क्लास का नाम है, माई मैट्रिक्स आपके ऑब्जेक्ट का नाम है, और न्यू मैट्रिक्स, और ये जो टू डायमेंशनल है ये आपने पास की। अब आप पास करके सबसे पहले तो डिस्प्ले करवा दें उसको कि करेक्ट डिस्प्ले भी हो रही है या नहीं हो रही। और फिर हमने ये जो कोड लिखा था इसका, पुरानी मैट्रिक्स का, और उसमें हमने ये किया था, आखिर में जो मैं आपको बता रहा था ना कि स्लाइड पे दोबारा जाके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि रेफरेंस, अदरवाइज हवाई बातें लगेंगी आपको। Yes. इस स्लाइड पे आए। मैंने आपको कहा कहा ये था कि ये जो पूरी चीज है, इसका हाइलाइटर कह रहे थे, ये जो पूरा स्टेप्स हैं इसमें, पहले तो ये आपने मूव करने के, आई एम सॉरी, मैं ऑडियो अनम्यूट करना रह गई थी। तो जब ऐसी बात हो तो बता दिया करें आप मुझे, तकल्लुफ ना बरता करें। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि ये ये रिजल्ट था हमारी लास्ट एग्जाम्पल का। इसमें मैंने कहा था ये तो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है, और ये उसकी आइट्रेशन, ये पहले हमने पहली आइट्रेशन है जिसमें हमने मैट्रिक्स को, एक एलिमेंट को जीरो बनाया। दूसरी दफा हमने इसको एक उसके ऊपर ऊपर नीचे के जितने एलिमेंट्स उसको हमने वो बना दिया, क्या कहते हैं उसको, जीरो कर रिड्यूस कर दिया जीरो में। और यहाँ पे भी हमने दूसरे कॉलम को जीरो में, इसमें हमने कॉलम नंबर वन को रिड्यूस किया, और इस स्टेप में हमने कॉलम नंबर टू को रिड्यूस किया। अ, अब मैंने आपसे ये कहा था कि ये वाला जो पूरा प्रोसेस है, इसका हम एक फंक्शन बना देते हैं, इसको मिला के एक फंक्शन बना देते हैं इन सारे ऑपरेशंस को, क्योंकि यही ऑपरेशन परफॉर्म होगा बार बार। और हर दफा हमने सिर्फ पिवट रो और पिवट कॉलम की वैल्यू चेंज होती है, बाकी सारी चीजें जो है उसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती हैं, सिर्फ पिवट रो और पिवट कॉलम जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो हम एक मैट्रिक्स, एक फंक्शन बना देते हैं, उसका नाम रख देते हैं रिड्यूस, और रिड्यूस में पैरामीटर पास कर देंगे पिवट रो और पिवट कॉलम, और उसके अंदर ये सारा फंक्शन लिख देते हैं। सो अब हम स्विच कर रहे हैं कोड पे, और कोड पे जाके देखते हैं। कार्ड, और कोड पे जाते हैं अब हम।
तो हम देखा था, हमने जो रिड्यूस वो रिड्यूस नाम का जो फंक्शन बनाया था अपने क्लास में, मैट्रिक्स की क्लास में, अब उसमें पहली दफा 0,0 पिवट, हम ऐसे पिवट, एक हम पिवट रो और पिवट कॉलम डिफाइन करते हैं, यानी जिसको हमने वन बनाया वो बना देते हैं, और उसके और ये बाकी सारा ऑपरेशन जो है कि उसको वन बनाना, फिर उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरो, उस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरो कर देना, वो रिड्यूस के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा था, जिसको जैसे लॉजिक हम लिख चुके थे। तो अब इसको ये 3 दफा कॉल करने से वो पूरी मैट्रिक्स सॉल्व हुई, क्योंकि इसमें तीन वो थे, 3 रोज थी। तो उसका कोड क्या लिखा, उसका जनरलाइज कोड हमने ये लिख लिया कि रो फॉर एंड रो नंबर इज इक्वल्स टू 1 टू जितनी भी उसमें रोज हैं उतनी दफा, हर दफा में माई मैट्रिक्स का रिड्यूस मेथड कॉल किया, रो नंबर उसके पैरामीटर के तौर पे दोनों सेम रो नंबर पास कर दिए, क्योंकि रो नंबर हम डायगोनल के एलिमेंट्स को वन बनाने की बात कर रहे थे इसलिए, और फिर हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो पूरा एलिमेंट, ये सारी प्रोसेस करने के बाद आखिर में वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। तो अब हमारी मैट्रिक्स ये है, और इसमें 4 रोज हैं, तो ये जब फॉर लूप है ये 4 दफा चलेगा। पहली दफा चलेगा तो पिवट एलिमेंट जो होगा वो पहला डायगोनल का जो पहला एलिमेंट है वो पहला पिवट एलिमेंट होगा। जब ये फॉर लूप सेकंड टाइम चलेगा तो 1,1 हो जाएगा, फिर 2,2 हो जाएगा, फिर 3,3 हो जाएगा, आखिर में रिजल्ट जो है वो इसके रिजल्ट वही आनी चाहिए जो वहां पर हमने सॉल्व एग्जाम्पल में देखे थे। तो बाकी चीजें जो हमने यहाँ कोड लिखा था उसको हमने कमेंट आउट कर दिया सिर्फ। अब हमारा काम जो कोड है सिर्फ इतना सा रह गया, क्लास, ये जो क्लास मैट्रिक्स की क्लास है, इसमें वेरिएबल डिफाइन हुआ, ये पहला कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, डिस्प्ले, इंतहाई सिंबल, ये सब चीजें तो हम कर ही चुके थे। और इसमें हमने अ, 2 फंक्शंस डिफाइन किए हुए थे, रिड्यूस हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया, सी आर आई शुरू से चला आ रहा है, और आर आई माइनस सी आर जे ये चला आ रहा है, और इन दोनों फंक्शंस को हमने यूज करते हुए रिड्यूस फंक्शन किया, ये रिड्यूस फंक्शन लिखा। रिड्यूस फंक्शन में ये सी आर आई और आर आई माइनस सी आर जे कॉल होते हैं, लेकिन पहले वो एक वैल्यू को वन बना देता है, जो भी पिवट रो पिवट कॉलम की वैल्यूज पास ऑन हुई उसको उसने पहले वन बना दिया, फिर उस उसी कॉलम की सारी वैल्यूज में, उसी कॉलम में सारी रोज में जाके उन वैल्यूज को जीरो बना दिया। अब हम इसको सिर्फ रन करके देख लेते हैं कि इसके लिए क्या रिजल्ट दे रही है। अच्छा, इसको आउट इससे बाहर जाके फाइल एक्सप्लोरर, सीएमडी, इसको कंपाइल करते हैं। नाम इसका क्या है, इसका नाम है मॉर्निंग, BSCS मॉर्निंग बी मैट्रिक्स ऑपरेशंस। ओके, तो जावा कंपाइलर BSCS मॉर्निंग बी सेक्शन मैट्रिक्स ऑपरेशंस डॉट जावा। कुछ कंट्रोल ने डिस्टर्ब किया था, मैंने अंदाजे से लिख दिया था, देखने वो क्या गलती कर दी। डॉट क्लास सर डॉट क्लास जावा, नहीं है। हाँ डॉट क्लास हटेगा। वो मेरे मीटिंग कंट्रोल जो थे उन्होंने उसको ओवरलैप किया हुआ था। कंपाइल हो गया, अब हम इसको रन करते हैं। स्ट्रॉन्ग कोड में जाके देखते हैं। आ, ये इसमें 2 फाइल्स हैं, एक में कैपिटल है, एक में, इनसे तो फर्क नहीं चाहिए। क्लास नेम देख लेते हैं, हाँ फर्क पड़ेगा। क्लास ए स्मॉल,
जावा केस सेंसिटिव, ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ तो कैपिटल ए वाला फाइल और स्मॉल ए वाली फाइल सेम हो, लेकिन क्योंकि ये जावा केस सेंसिटिव है, उस जावा कोड में हमने मैट्रिक्स की स्पेलिंग में स्मॉल ए यूज किया है, लिहाजा इसको कंपाइल करने के लिए भी हमें स्मॉल ए ही यूज करना होगा। अब ये सही वाली फाइल कंपाइल हुई है, और अब हम इसको रन करके देखते हैं। कैनॉट फाइंड इट। कैपिटोलो, कैपिटल पी, यहाँ का हमने क्या लिखा हुआ है? ओके, चलें यहाँ चेंज कर देते हैं, इसको स्मॉल पी कर देते हैं, नेम सेम होना चाहिए ना। अब इसको सेव किया, कंपाइल, रन, अब आ गया। ये ओरिजिनल मैट्रिक्स थी, हमें पता है कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स थी। हमने दो ही दफा डिस्प्ले करवाया था, एक दफा ऑपरेशन से पहले, एक दफा ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद। तो ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद देखें डायगोनल, यहाँ पे 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। यहाँ पे ये 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। यहाँ पे ये 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। यहाँ पे ये 1 है, बाकी एलिमेंट 0 है। और रिजल्ट जो आ रहा है उसका 6.5, 1.17, 3.33 और 0.05 है। इसको हम जरा उससे कंपेयर करें, ओरिजिनल, ये देखें इसका आंसर x1 था 13/2, यहाँ क्या आया हमारे पास 6.5। तो 13/2, 13/2 और 6.5 सेम है। फिर 7/6 इज 1.17, यहाँ पे 1.17 है। फिर -10/3 तो -3.33, ये भी ठीक है। और -1/2 है, ये -0.5, ये भी ठीक है। तो अब ये हमारा जो कोड था, इसकी लॉजिक कंप्लीट हो गई, और ये लॉजिक, और अब ये रेडी है। अब आप इसमें कोई भी मैट्रिक्स दे दें, कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे दें आप, चाहे 4x4 की हो, 5x5 की हो, चाहे 4 रोज, चाहे 5 वेरिएबल की हो, 6 वेरिएबल की हो, 10 वेरिएबल की हो, जितने भी वेरिएबल्स की हो, उन सारे वेरिएबल चाहे जितनी इक्वेशन हो, अ, बस उन्हीं बैलेंस चाहिए, जितने रोज जितने इक्वेशन, ताकि यूनिक सोल्यूशन आ जाए। कि ये नॉन यूनिक सोल्यूशन को भी डील नहीं कर रहा, और मोर देन वन सोल्यूशंस को भी डील नहीं कर रहा। इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, अगर हम इसको इन इन इस इन बारीकियों को भी अगर हम इसमें शामिल करना चाहें। लेकिन नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो नॉर्मल केसेस हैं, उन सारे नॉर्मल केसेस के लिए अभी परफेक्ट कोड बन गया। अब हमारा मेंटल पीस हो गया। अब हमें प्रोसेस बार बार करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने मैट्रिक्स चेंज करें और इस प्रोग्राम को रन कर दें और उसका रिजल्ट आ जाए। तो ये था हमारा लॉजिक बिल्डिंग का प्रोसेस। और इसको अब हम क्लास को, यहाँ क्लास क्लास की रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहे हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं, फिर उस डिस्कशन की रोशनी में हम आगे अब नेक्स्ट सेशन को डिस्कस करते हैं। सो अच्छा, ये जो आपने सवाल किया, अच्छा सवाल है कि अब मैं आपको बताऊं इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। जब हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो उस वक्त हमने कुछ उसकी डिटेल्स में गए थे कि हमने कहा था कि रोज की जो सीक्वेंस है वो आप चेंज कर सकते हैं, यानी इक्वेशंस, पहली इक्वेशन को आप बीच में इक्वेशंस को लिखने, इक्वेशन जो सीक्वेंस में दी जरूरी नहीं कि आप उस सीक्वेंस में रखें। आप स्टार्ट लाइन से पहले आप उसके सीक्वेंस चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि आप जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, तो हर कॉलम का एक वेरिएबल, हर कॉलम को एक लेबल के लिए, हर कॉलम का एक लेबल देते हैं। उसमें जितने वेरिएबल यूज हैं, हर कॉलम को किसी एक वेरिएबल से लेबल कर देते हैं। और हमने, और कोई भी चेंज किसी भी सीक्वेंस में रख सकते हैं, लेकिन हमने इस एग्जांपल में पहला कॉलम x1 के लिए, दूसरा x2 के लिए, तीसरा x3 के लिए, चौथा x4 के लिए रखा था। फिर हम ये करते हैं, जब सोल्यूशन आ जाता है हम ये देखते हैं कि पहले कॉलम में वन कहाँ पर है, पहले कॉलम में वो जहां पर वन है, इसकी इस रो में जो आखिरी वैल्यू है, राइट हैंड वैल्यू, यानी 6.5, ये इस वेरिएबल की फाइनल वैल्यू है। और ये यहाँ पर
इस कॉलम में वेरिएबल का लेवल क्या था, x1 था, तो x1 की वैल्यू हो गई 6.5, और हमारे सोल्यूशन में x1 की वैल्यू क्या है 13/2। 13 को 2 से डिवाइड करें तो वैल्यू 6.5 है। दूसरे कॉलम का लेवल था x2, और इस कॉलम में 1 यहाँ पर आया, तो इसी रो में आखिरी कॉलम में जाके देखें 1.17 आया, तो ये x2 की वैल्यू है। हमारे पास x2 की का जो रिजल्ट है वो है 7 7 डिवाइडेड बाय 6। 7 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर